राजस्थान के झांसी से हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला के फौजदाबाद के ग्राम गणराज्य माध्यालय में उनका अभिनंदन सेवा जोहार हम समस्त ग्रामवासी और बुढ़ाल पेंटा बुढ़ाल पेंटा आप सभी को दिल से सेवा जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोंडागांव जिले के अंदर आप सभी ने मेरा और हमारे समस्त साथियों का दिल से जो स्वागत किया गया और आपने प्राकृतिक पूजा पद्धति और प्रकृति से जुड़े हुए ये माला, इन मालाओं के द्वारा जो दिल से स्वागत किया उसके लिए मैं आप सभी को और राजस्थान की धरती की तरफ से और पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। लगभग सभी साथी परिचित होंगे, सभी ने कहीं न कहीं न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे बारे में कुछ जाना होगा। और मैं मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले हमारे देश के अंदर इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस इलाके के महापुरुष, साथ ही बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अम्बेडकर जी, उनको नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने राजा रजवाड़ों से, अंग्रेजों से, मुगलों से हमारे समुदाय के लिए, जल जंगल जमीन के लिए और इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारा देश आजाद हुआ। और आजाद भारत के अंदर भी हमारे समुदाय के कई सामाजिक संगठन के लोग, जिन्होंने आजाद भारत में कोई भी सरकार रही हो, उन सरकारों से आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार को लेके, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेके, जल जंगल जमीन को लेके जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जो शहीद हुए, उनको भी नमन करना चाहूंगा। साथ ही हमारे इस मंच पे विराजमान भारत आदिवासी पार्टी से, हमारे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के राष्ट्रीय सदस्य भाई शैलेश जी, साथ ही अन्य हमारे समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कोंडागांव से इस गाता जोहरानी पर्व माझी आटगांव के समस्त युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जोहार करना चाहूंगा।
आदिवासी समुदाय के विस्थापन को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके जो पूरे देश में आदिवासी जूझ रहा है, तो पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच पे लाने के अभियान से हम यहाँ पर पहुंचे। और मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर जो राजस्थान के अंदर आता है, वहां की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे जोरदार वोट देकर सांसद बना के दिल्ली भेजा। इस उम्र में मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का, साथ ही अन्य समुदाय जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इस देश में पिछड़े हुए हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला दिल्ली के अंदर। इससे पहले मैं आया था इस इलाके में जब मैं विधायक था, और मुझे मेरे 84 की जनता ने 2 बार विधायक बनाया और तीसरी बार मुझे सांसद चुन के भेजा। साथियों, आज ये जो पर्व है, ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। तरीका अलग जरूर हो सकता है, उसका नाम जरूर अलग हो सकता है, लेकिन ये जो जिस भावना से, जिस उद्देश्य से ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये पर्व छत्तीसगढ़ अकेले राज्य में नहीं, ये भारत देश के प्रत्येक राज्य में जहाँ आदिवासी समुदाय है, जो अपनी संस्कृति को नहीं भूला है, वो हर इलाके में मनाया जाता है। हमारे इलाके में भी मनाया जाता है। जो पहली फसल होती है और फसल पकने के बाद हमारे घर में ले जाने और हमारे खाने से पहले हमारा समुदाय हमारे पूर्वजों को, हमारे कुल देवताओं को, देवी देवताओं को पहले पूजता है और एक पर्व के थ्रू पूजता है। पूजने के बाद देवी देवताओं को भोग चढ़ाने के बाद ये अनाज ग्रहण करता है। ये परंपरा पूरे देश के आदिवासियों के अंदर है और इसको बरकरार रखना है हमारे, क्योंकि यही हमारी पहचान है, आदिवासियों की पहचान है। कई लोग पढ़े लिखे हो जाने के बाद ये बोलते हैं कि ये परंपरा जो है, क्या मतलब है, यूं सोचते हैं कई लोग। कई लोग कहते हैं कि पुराने जमाने की बात है, जो पढ़ लिख के अधिकारी या नेता बन गए, ये तो पुराना मामला है, इसको छोड़ना चाहिए भी कहते हैं कई लोग। लेकिन मेरा क्या मानना है कि जो ऐसा बोलते हैं उनको इस काबिल बनाने में सबसे बड़ा रोल इस संस्कृति का है। अगर ये संस्कृति, ये परंपरा नहीं होती तो आदिवासी की पहचान नहीं होती, और आदिवासी की पहचान नहीं होती तो आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वो अधिकारी नहीं बनता और मैं सांसद भी नहीं बनता। तो ये हमारी एक ताकत है, हमारी जो परंपरा, हमारी ये पूजा पद्धति, वो हमारी एक सबसे बड़ी ताकत है। हर समुदाय अपनी पहचान के लिए तरसता है, पहचान बनाने में तरसता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारी इतनी पहचान बना के गए हैं, इतनी छाप छोड़ के गए हैं कि हमें नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका संरक्षण करना है। क्या करना है? संरक्षण करना है, उसको जीवित रखना है, उसको जीवित रखना है और आने वाली पीढ़ी को सिखाना है। हमारी जो परंपरा हजारों सालों से, ये जो परंपरा, ये जो रीति रिवाज 100, 200, 500 सालों से नहीं, ये रीति रिवाज हजारों सालों से है। जब इस देश के अंदर कोई धर्म नहीं बना था, इस देश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय से ये हमारी परंपरा जो है। तो इस परंपरा के आधार पे कल्चर किसी भी व्यक्ति के विकास में बाधक नहीं होता है, सहायक होता है। जो लोगों को, कई लोगों को लगता है कि हम पढ़ लिख गए अब आगे बढ़ गए, मेरा क्या मानना है, आदिवासी समुदाय की परंपरा, रीति रिवाज, आदिवासी समुदाय का पहनावा, संस्कृति, आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, आदिवासी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक है, न कि बाधक है। वो सहायक है, बाधक नहीं है। इसलिए साथियों, मुझे आज आने का अवसर मिला। मैं जहां तक देख रहा हूं, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा युवा भी है, कुछ गवर्नमेंट सर्विस में होंगे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, और मैं पूरे देश के अंदर देख रहा हूं कि आदिवासी समुदाय
हर समस्या से जूझ रहा है, हर समस्या से। ये बात अलग है किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। सिंपल सी चीज है, विकलांगता, जो दिव्यांगता बोलते हैं, विकलांगता। आदमी शरीर से विकलांग होता है, हाथ से या पैर से, तो हमको एहसास होता है कि विकलांग है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा है जिन विचारधाराओं ने हमारे समाज के कुछ लोगों को मानसिक विकलांग बना दिया गया है। कौन सा विकलांग? मानसिक विकलांग। विकलांगता दो प्रकार की होती है। एक तो ये ऊपरी जो पहनावा या ऊपरी जो हमारा शरीर का हिस्सा है, ये हाथ है, ये नाक है, ये पैर है, इसमें कहीं क्रैक आ गया जन्मजात या एक्सीडेंट के बाद, तो एक विकलांगता होगी शरीर की विकलांगता ऊपर ही, और दूसरी विकलांगता अंदर की मानसिक विकलांगता। और इस देश के अंदर कुछ विचारधाराओं ने हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को मानसिक रूप से विकलांग करने का काम किया है। और जो मानसिक रूप से विकलांग लोग होते हैं, जो हमारे समाज की परंपराओं को खत्म करने का काम करते हैं। मानसिक रूप से विकलांग होते हैं जो हमारे समुदाय की पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझते होंगे। तो जो मानसिक रूप से विकलांग है, हमारी विचारधारा की जो दवाई है उसके माध्यम से इनका इलाज करना सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों का साथ सहयोग मिला तो अवश्य इस समुदाय को और हमारे साथ में रहने वाला अन्य समुदाय जो हमारी तरह पिछड़ा हुआ है, सुविधाओं या अभाव में है, उन सबको साथ में लेके हर तरफ का नेतृत्व देंगे। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय का हम हाल देख रहे हैं, जो आंकड़ा जो डाटा आ रहा है वर्तमान में, कुपोषण का डाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा खून, हमारा डीएनए इतना ताकतवर है, लेकिन वर्तमान में जो धीरे धीरे जो आंकड़ा आ रहा है, जो बच्चे हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार ज्यादा है। कुपोषण के शिकार ज्यादा है मतलब कमजोर है। जमीन विस्थापित हो रहे हैं हमारे लोग। रिजर्वेशन आरक्षण का जो प्रावधान है संवैधानिक शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के आधार पे, वो धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा है। आदिवासी समुदाय की पहचान को पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है। कई प्रकार की समस्या है, इन सारी समस्याओं को हम छानबीन करके इनके समाधान की लड़ाई कैसे लड़नी है उस पे काम करेंगे आने वाले समय में आप सबके साथ सहयोग से। आप सब विचार कर रहे होंगे, सांसद छत्तीसगढ़ में भी आपकी 11 सांसद है, 11 आएंगे, और पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय से भी लगभग 47 से ऊपर सांसद है। 50 के आसपास सांसद आदिवासी समुदाय से हैं, 47 आसपास तो रिजर्व है, और इसके अलावा ओपन सीट से भी कई सांसद आदिवासी के जीत के गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं हालांकि ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा इस विषय पे, लेकिन वास्तविक जो समस्या के लिए हमें लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पा रहे हैं। मैं एक ही क्यों आया हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा ही वही है कि आदिवासी के लिए लड़ना, आदिवासी के लिए लड़ना, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना, और इस देश के संवैधानिक अधिकारों को धरातल पे लागू करने के लिए लड़ना। और हमारी जो लड़ाई है वही है कि जो इस देश का मालिक है, वो मालिक आज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, तो उस मालिक के लिए संवैधानिक जो प्रावधान संविधान में निहित है उसको धरातल पे लागू करना है। यही लड़ाई, यही मुहिम लेके हम लोग निकले हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, वर्तमान में एक सांसद के रूप में हूँ, लेकिन मुझे सांसद कम समझते हुए इस समुदाय का बेटा जरूर समझे, ज्यादा आपका भाई समझना है, और आपको कंधे से कंधे मिला के साथ देना है। हमें वैचारिक लड़ाई लड़ने की सख्त जरूरत है। हम अभी तो जी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं, और आने वाले समय के लिए जो कुटाराघात जो वर्तमान में किया जा रहा है, जिसका परिणाम आने वाले 20-30 साल बाद होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं।
उस पर सोचने की सख्त जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और कल कार्यक्रम रखा गया है मांडली में, मागड़ी में, तो जितने जो नजदीक साथी हैं आप सभी को पहुंचना है। कोशिश करूंगा कि हमारे देश की और साथ ही छत्तीसगढ़ के इस इलाके की जो समस्या है उन सारी समस्याओं पे और उस समस्या का समाधान किस रास्ते पे कर सकते हैं, इन सभी विषयों पे अपन चर्चा करेंगे। हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए तो समस्या आने वाली है बहुत। हमारे पूर्वज और वर्तमान जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जंगल में जाते हैं तो लकड़ी का एक गुच्छा बनाते हैं, या फिर हम सिंगल सा चीज देखते हैं कि छोटी छोटी लकड़ियों का भी एक झुंड बनाते हैं जिसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक एक लकड़ी अगर निकाल के तोड़ेंगे तो वो लकड़ी टूट जाएगी। तो वही देश में हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, बस्तर इलाके में कोई समस्या आ रही है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी बोलने की सख्त जरूरत है। और वहां पर समस्या आ रही है तो यहाँ का आदिवासी समुदाय के लोगों को भी बोलने की जरूरत है। इससे देश में यह मैसेज जाएगा कि इस देश का आदिवासी समुदाय एकजुट है और एकजुट होने की जरूरत है। और आदिवासी समुदाय अगर एकजुट होता है तो किसी के पेट में मरोड़े पड़ने नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी को पुनः इस गायता जोहारनी पर्व पर हमारे पूर्वजों को नमन, बड़ा देव को नमन, साथ ही इस देश में आदिवासी समुदाय के हक अधिकार के लड़े इन शहीदों को नमन और आप सबको सेवा जोहार। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा और अपने जीवन में, आसपास के लोगों में, परिवार में इस बात का अमल में लाएं। और हम सब मिलके, वर्तमान में हम तो जिंदा तो रहना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जाना है उस पर ज्यादा सोचना है। वर्तमान में जिंदा रहना है, सुख सुविधा अर्जित करनी है, उस पर कम सोचते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, इस विषय पे ज्यादा सोच के काम करने की सख्त जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। आप सबको धन्यवाद, आभार, सेवा जोहार। जय भारत, जय संविधान। बताइए, आज छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य? छत्तीसगढ़ आने का मेन उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ जो अत्याचार वो तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरह से डेवलप के नाम पे, विकास के नाम पे आदिवासियों का जो विस्थापन किया जा रहा है और साथ ही पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय अनेक समस्याओं से जो जूझ रहा है, इन समस्त इश्यूओं को लेके भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का आज कार्यक्रम रखा है। और कल विशेष करके जो कार्यक्रम है हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। यहाँ के समाज जनों ने मुझे आमंत्रित किया है और उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाएगा उन पे विचार किया जाएगा। सर, ये छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में अभी चुनाव लेकर क्या रणनीति है आपकी? देखो, हमारा पहला जो सोच है कि हम राजनीतिक विषय पे कम बात करते हुए सामाजिक एकता कैसे लाया जाए और आदिवासी समुदाय को राजनीतिक पार्टियों में बांट के, धर्मों में बांट के, क्षेत्रों में बांट के, अलग अलग समूह में बांट के जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों का बेहाल कर दिया गया है, उसको विरोध में हम सबसे पहले काम करेंगे। पहले सामाजिक एकता, सामाजिक चेतना, संवैधानिक अधिकारों को लेके समुदाय को जागरूक करेंगे। अगर यहाँ के लोग अपना नेतृत्व देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस इलाके में आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में इस इलाके से उभरी।